कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे लोहा है या फिर कोई भी धातु है, उस धातु में अगर कोई जंग लग जाए तो उसको बोलते हैं हम वो संक्षारित होने लग गई, ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु का खराब होना यानी कि अपनी ओरिजिनल स्थिति को खोकर वो एक दूसरी परिस्थिति में पहुंच जाती है। तो वो वस्तु जिस उपयोग के योग्य होती है उस उपयोग में आप उस वस्तु को नहीं ला पाते हो, तो हम समझते हैं कि वो वस्तु कैसी हो गई, संक्षारित हो गई। तो देखो, जब कोई वस्तु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है तो वह अपने मूल गुणों को खो देती है। जब कोई वस्तु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह अपने मूल गुणों को खो देती है और वह संक्षारित होने लग जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण किस प्रकार से हो सकता है ये हम उदाहरणों के तौर पर आपको बताएंगे। तो देखो, जब कोई वस्तु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है, जब कोई वस्तु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह अपने मूल गुणों को, वह अपने लिख दो चाहे उस वस्तु के लिखो, तो उस वस्तु के मूल गुण नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वस्तु संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे आप लोग? संक्षारण कहते हैं। अब देखो, संक्षारण कोई भी वस्तु का हो सकता है। जैसे ज़्यादातर ये संक्षारण की प्रक्रिया होती है बच्चों धातुओं से बनी वस्तुओं में, और धातुओं में सबसे ज़्यादा चिर प्रचलित जो धातु हम उपयोग में लेते हैं वो होता है लोहा। तो लोहे से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। वो वस्तुएं पानी के यानी कि आर्द्रता मीन्स पानी या फिर अम्ल के संपर्क में आ जाती है तो उन पर ना जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, और जब जंग लगना स्टार्ट हो जाता है तो वो वस्तु कमज़ोर हो जाती है। कैसी वस्तु हो जाती है? वो वस्तु कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके कारण धातुओं से बनी वस्तुएं जैसे लोहे की रेलिंग, पुल, रेल ब्रिज, रेलवे के जो पुल होते हैं वो, आदि कमज़ोर हो जाती हैं और समय पूर्व ही उनको बदलने में काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है।
और बहुत बार इसके कारण हादसे भी हो जाते हैं। जैसे कोई ब्रिज वगैरह है, कोई पुल वगैरह है, वो संचारित हो गए लंबे समय से और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो कई बार क्या है वो कमज़ोरी के कारण ना टूट जाते हैं, जिससे बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। बहुत बार हमें ऐसे सुनने में आता है कि फ़लाना पुल टूट गया, वहाँ पर ये हादसा हो गया, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो देखो यहाँ लोहे का तो मैंने उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि लोहा जो होता है वो सीधे सीधे आप सबके संपर्क में है, इसलिए हमने यहाँ पर लोहे का उदाहरण ले लिया। तो देखो संचारण के और उदाहरण क्या हो सकते हैं। उदाहरण, अब संचारण की प्रक्रिया तो आपकी समझ में आई गई ना, तो संचारण के उदाहरण और क्या ले सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि औरतें जो होती है वो चांदी के आभूषण पहनती हैं, पहनती है नहीं पहनती है। चांदी के जो आभूषण होते हैं वो एकदम चमकीले होते हैं, सफ़ेद कलर रंग के श्वेत और चमकीले होते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात ये आभूषण काले पड़ जाते हैं, अर्थात इनका संचारण होने लग जाता है। और जब फिर से इनको साफ कराते हो तो इनका वजन घट जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा तांबे का कोई बर्तन या पात्र आप लोगों ने देखा हो, तो तांबे के जो बर्तन होते हैं उन पर एक धीरे धीरे हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। और वो हरे रंग की परत को जब आप साफ़ करते हो तो वो एकदम क्लियर हो जाता है। तो तांबे का भी संचारण हुआ है, चांदी का भी संचारण हुआ है, लोहे का संचारण होता ही है। समझ आ रही है बात? तो ये उदाहरण हम देखते हैं कि किस धातु का संचारण किसकी उपस्थिति में होता है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो देखो संचारण का पहला उदाहरण लिख रहा हूँ मैं, लोहे पर जंग लगना। ये लोहे का संचारण है। लोहे पर अगर जंग लग रही है तो जंग लगने के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती है वो कौन कौन सी होती हैं? लोहा, जलवाष्प और वायु। वायु में कौन होती है? ऑक्सीजन। जब तक लोहे को हवा और पानी दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक उसके अंदर जंग नहीं लगती है। अगर अकेला पानी मिला तो जंग नहीं लगेगी, अकेली वायु मिली तो जंग नहीं लगेगी। दोनों एक साथ चाहिए और दोनों की कौन सी अवस्था चाहिए? बाष्पीकृत अवस्था, ठीक है ना। गैसीय अवस्था में ये दोनों, यानी कि जल बाष्प क्रिया करती है। आपने देखा होगा बहुत बार जो लोहे की वस्तुएं होती हैं वो छाये में रखी रहती हैं, यानी कि ऊपर से छत के नीचे रखी हैं, इसके बाद भी उनमें जंग लग जाती है। अब आप सोचेंगे सर ये तो पानी में तो भीजी ही ना है, फिर वो हम जंग कैसे लग गई? तो यहाँ पर मैं जिस चीज़ का उपयोग कर रहा हूँ वो जल बाष्प आप समझेंगे। H2O को क्या समझेंगे? जल बाष्प। और देखो बच्चों, जल की जो बाष्प होती है वो आपकी हवा में चारों तरफ हर समय मौजूद रहती है। इसको बोलते हैं मॉइस्चर या आर्द्रता। क्या बोलेंगे इसको? या तो मॉइस्चर बोलते हैं या फिर बोलते हैं इसको आर्द्रता। ये आर्द्रता मौजूद रहती है। तो देखो ये जब अभिक्रिया होगी तो Fe2O3 3H2O, ये वाला कंपाउंड यहाँ पर, ये वाला जो उत्पाद है इसका ये बनता है। चलो मैं यहाँ पर NH2O लिख देता हूँ, पानी के अणु कुछ भी हो सकते हैं। और ये होता है जंग का सूत्र। किसका होता है? जंग का सूत्र। और ये बच्चों कैसे रहती है? ये एक भूरे रंग का पदार्थ है। कैसे रंग का पदार्थ है? भूरे रंग का। आप जंग लगे लोहे पर अगर इस तरह से देखोगे ना तो आपके ना यहाँ भूरे भूरे रंग का पदार्थ लग जाएगा, इसका मतलब वो जंग है। और ये जंग जो होती है ये अपना रंग छोड़ती है, और रंग छोड़ने का इसका कारण ये होता है कि इसके अंदर पानी के अणु मौजूद होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, चांदी का संचारण। या चांदी का काला पड़ना। देखो वैसे तो जो सिल्वर है, जो चांदी है, वो कैसे
तत्व के अंदर आती है। कैसी धातु है ये? अक्रियाशील धातु है, यानी कि ये जल्दी से किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे अभिक्रिया कर लेती है। देखो, चांदी से बनी वस्तुएं धीरे धीरे वातावरण में उपस्थित सल्फर गैस के साथ अभिक्रिया, सल्फर गैस के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, जिससे वस्तु पर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। वस्तु के ऊपर काय के रंग की परत चढ़ गई? काले रंग की। तो काले रंग की परत किसकी होगी? सिल्वर सल्फाइड की, Ag+S, ठीक है ना। ये बनाएगा सिल्वर सल्फाइड Ag2S। इसको क्या बोल रहे हो आप? सिल्वर सल्फाइड। और ये सिल्वर सल्फाइड जो होता है ये कैसे रंग का है भैया? काले रंग का। और इसके कारण आपकी चांदी के जितने भी आभूषण होते हैं उन पर काले रंग की एक परत चढ़ जाती है, यानी कि सिल्वर का भी क्या हो सकता है? संक्षारण हो सकता है। तो देखो बच्चों, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट कर दीजिए, ठीक है ना। मैं तीसरा उदाहरण लेता हूँ, चलो लीजिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो तीसरा उदाहरण देखते हैं हम। तीसरे उदाहरण में हम ले रहे हैं तांबे को। तांबे के बर्तन या पात्र लंबे समय तक खुले में रखने पर इनके ऊपर, किनके ऊपर? रखने से इनके ऊपर, बर्तनन के ऊपर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। हरे रंग की परत चढ़ गई किसके ऊपर? तांबे के बर्तन के ऊपर। क्यों चढ़ गई भैया? किसके कारण चढ़ गई? तो देखो, तांबा जो है, तांबा या कॉपर, कच्ची लिख सके हम, कॉपर वातावरण की CO2 गैस व आर्द्रता के साथ अभिक्रिया कर कॉपर कार्बोनेट व कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बना लेते हैं। यह कॉपर कार्बोनेट
हरे रंग का पदार्थ होता है। कॉपर कार्बोनेट जो है वो कैसे रंग का पदार्थ होता है? हरे रंग का। अभिक्रिया कैसे होगी देखो, कॉपर H2O और CO2 ये सब के सब कहाँ से मिल जाएंगे इसको? वातावरण से, ठीक है ना। अब इनके साथ ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर बनेगा देखो कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर बनेगा। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। और इस मिश्रण बनने के कारण इस तांबे पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि कॉपर का भी क्या हो गया? संक्षारण हो गया। अब देखो ये जो हरे रंग की परत चढ़ती है ना इसके ऊपर, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, क्योंकि इसमें OH आ रहा है ना, कॉपर का हाइड्रोक्साइड बन रहा है। कॉपर का अगर हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो ये क्या हो गया? क्षार हो गया, क्षारीय प्रकृति है। तो ऐसे तांबे से बने बर्तन को आप जब नींबू से साफ़ करते हो तो बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हरे रंग की जो परत चढ़ी है वो काई की है? क्षार की। नींबू के अंदर क्या उपस्थित है? अम्ल। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण हो जाएगा ना। और उदासीनीकरण होते ही अम्ल और क्षार दोनों के गुण नष्ट हो जाएंगे। और दोनों के गुण नष्ट हुए नहीं तो हरे रंग की परत अपने आप वापस नष्ट है जाएगी। समझ में आ गई? इसलिए वो बिल्कुल नए जैसा निकल आता है। तो ये तो हो गया बेटा संक्षारण की प्रक्रिया, ठीक है ना। नोट करिए इसको, संक्षारण को। इसके बाद जो इसका दूसरा टॉपिक है वो चेक करते हैं हम। विकृत गंधिकता को पढ़ेंगे हम इसके आगे। विकृत गंधिकता क्या होती है, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई साहब। अब हम चेक करते हैं विकृत गंधिकता। देखो विकृत गंधिकता जो है ये भी आपको बहुत ज़्यादा दैनिक जीवन में आपको पता नहीं लगता है कि विकृत गंधिकता आपके साथ कहाँ हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ये खाद्य पदार्थ में जो खुशबू होती है, जब जैसे आपने सब्जी बनाई तो सब्जी की खुशबू कितनी प्यारी लगती है। लेकिन सुबह की सब्जी है अगर तुम रख देते हो और दिन भर वो खुले में रखी रहती है और शाम को जब उसके अंदर से खुशबू लेते हो तो कैसी लगती है? अच्छी नहीं लगती ना। सोचते हैं ये ख़राब हो गई, ये बुस गई, ठीक है ना। वो उसके अंदर से बदबू आने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसके अंदर क्या हो गया? वो विकृत गंधी। विकृत का मतलब खराब, गंधी का मतलब गंध। उसमें से आने वाली जो खुशबू है वो खराब हो चुकी है। और जब गंध खराब हो गई तो वो सब्जी भी खाने लायक नहीं बची है। तो टॉपिक है अपना विकृत गंधिकता। तो देखो बेटा, तेलीय या वसायुक्त खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक खुले में रखा जाता है तो इन खाद्य पदार्थों में से विशिष्ट गंध आने लगती है। अर्थात ये पदार्थ
विकृत गंधी यानी कि खराब गंध वाले हो जाते हैं। इसके बाद ये खाने योग्य नहीं रहते। जब ये विकृत गंधी हो गए तो ये पदार्थ जो है ये आपके खाने योग्य नहीं बचे हैं। अगर आप इनको खाओगे तो आपको फूड पॉइजन हो जाएगा। फूड पॉइजन का मतलब आपको ये नुकसान करेगा और आपके उल्टी दस्त वगैरह ऐसी कोई समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है ना। तो ये विकृत गंधता होती किसके कारण है ये चेक करते हैं। खाद्य सामग्री खुले वातावरण में ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे इनके स्वाद व गंध में अंतर आ जाता है। अब हम कैसे बचावें इन खाद्य पदार्थन ने। तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इनमें कुछ प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, इनको बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट, मिलाए जाते हैं। जिससे इन खाद्य पदार्थों के स्वाद व गंध में लंबे समय तक कोई अंतर नहीं आता। और ये खाने योग्य बने रहते हैं। जैसे आलू की चिप्स की थैली, जिसमें चिप्स को नाइट्रोजन और नाइट्रोजन क्या है अक्रिय गैस युक्त वातावरण में रखकर सुरक्षित
या विकृत गंधी होने से बचाया जाता है। ये एक उदाहरण हो गया आपके लिए, समझ गए। आलू की चिप्स की थैली सबने देखी है, चिप्स की थैली, कुरकुरे की थैली, ये जितनी भी थैलियाँ आती हैं ये बहुत मोटी आती है, फूली हुई, और जैसे इसको फाड़ते हैं इसमें से गैस बाहर निकल जाती है। जो इसके अंदर गैस भरी हुई थी वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होती है, ये किसी के साथ जल्दी से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए इसके गैस के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ आप भरोगे वो लंबे समय तक उसका स्वाद और उसकी गंध बनी रहेगी। इसलिए जैसे थैली को आप फाड़ते हो उसमें से अच्छी स्मेल आएगी, उस चिप्स का स्वाद बना रहता है। समझ आ गई बात। तो ये विकृत गंधता के बारे में मैंने आपको समझाया। आपके पाठ 1 के सारे टॉपिक हो चुके हैं और पहला पाठ आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए या तो हम इसके बुक के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे या फिर हम अगला पाठ चालू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।